start the meeting with the universal prayer. God in light vibrant in every atom, God in light क्या shining in every नीचे भी creature, नहीं रही थी? God in love embracing all in oneness. हाँ? May each who feels himself as one with thee तो वो know तो his मेरे में one खुद within. का था तो मैंने दिखाया था उसको, वही असर रह गया क्या? So welcome friends. हम लोगों ने लास्ट टाइम पतंजलि योग सूत्र स्टार्ट करा था इन द लाइट ऑफ थियोसॉफी। आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। आप लोग जिनका आवाज कम आ रही है अगर ईयरफोन लगा लें हाँ? तो इजी। नहीं नहीं, कम आ रहा है लेकिन है, किताब अच्छी है, साइंस ऑफ योग। आप ईयरफोन लगा लेंगे तो इजी हो जाएगा। वसुमती जी अपना म्यूट करिए। अच्छा, तो हमने इसमें वही लास्ट नहीं आ टाइम रहा। इंट्रोडक्टरी तरीके से काम कर रहा था क्योंकि हमें पता नहीं था कितना सक्सेस ये हो पाएगा ऑनलाइन मीटिंग पूरा का सिस्टम। और कुछ नए मेंबर्स भी आए हैं तो कुछ एक रिवीजन हम करेंगे जो लास्ट टाइम सूत्र करे थे, ताकि एक जो एबीसीडी होती है पतंजलि योग सूत्र की वो हमें पता चले और आगे मुझसे पढ़ सकें। म्यूट करने वाला नहीं आ तो रहा, ऐसे करते हैं। पतंजलि ने हमारे को सेकंड सूत्र के अंदर बताया योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये चार जो वर्ड्स उन्होंने दिए हैं ये बेसिक वर्ड्स हैं जिनकी हमें डेफिनेशंस और उनकी जो पैरामीटर्स हैं, जो पतंजलि का अपना एक्चुअल मीनिंग था वो पता होना चाहिए, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स मल्टीपल एजेंसीज अलग अलग लगा सकते हैं, मगर हम लोग क्योंकि इन द लाइट ऑफ थियोसफी कर रहे हैं और फंक्शनल एस्पेक्ट्स में कर रहे हैं, ये किताब लिखी गई है उसके लिए जो समाधि तक पहुंचना चाहता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना चाहता है, ये उसके लिए लिखी गई। इसके अंदर डायरेक्शंस हैं, एक ये मैनुअल है, ये एक किताब है जिसको करने से हमारे को डायरेक्शन उसकी और क्लियर होगी कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। मगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टेनेट्स उस फिलॉसफी के, उस टीचर के जो वो बताना चाहते हैं वो समझने ज़रूरी है, क्योंकि शब्द जो हैं वो तो लिमिटेड होते हैं और टीचर जब कोई नई चीज़ बताता है उस हिसाब से हमारे को देखना पड़ता है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग का मतलब यहाँ पे पतंजलि का ये है जैसे हमारे थियोसफी में होता है कि लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ के बीच में जुड़ जाना, ज्वाइन हो जाना। किसका ज्वाइन होना? अभी जो हम जानते हैं अपने आप को एज पर्सनालिटी कि मैं कौन हूँ, अगर हमसे कोई सवाल पूछे मैं कौन हूँ तो हम अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं फलाना, मेरा नाम है, इस जगह मैं रहता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे कल्चर है, ये मेरे ट्रेडिशंस हैं, ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा नेशन है। मैं ये किताब लिख सकता हूँ अपने ऊपर, ये मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, मेरे थिंकिंग पैटर्न है, मेरे वीकनेसेस हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब जो हम डिफाइन करते हैं इसको लोअर सेल्फ कहा गया है या पर्सनालिटी कहा गया है थियोसफी के अंदर। ये मॉर्टल है, ये खत्म होगी, इसके अंदर आगे चलने की कैपेसिटी नहीं है। ये हमें सबको पता है कि जिस दिन डेथ या मौत होगी ये खत्म हो जाएगी। तो क्या चीज ऐसी और है जिसके साथ में जो चेतना, जो consciousness इसके थ्रू मैनिफेस्ट कर रही है, ये लोअर सेल्फ के थ्रू, वो उसके साथ जुड़ जाए। अब ये जो हमने डिस्क्राइब करा कि मैं कौन कौन हूँ, ये हमने अपनी बॉडी के फीचर्स को डिस्क्राइब करा, हमारे मेंटल फीचर्स को डिस्क्राइब करा, हमारे इमोशनल फीचर्स को डिस्क्राइब करा, या हम ऐसे जानते हैं अपने आप को। मगर मैं वो भी नहीं हूँ। जो मैं अभी भी हूँ वो चेतना है, वो अवेयरनेस है, वो अटेंशन है जो इन एस्पेक्ट्स को पहचान रही है और उनके साथ में जुड़ी हुई है। जैसे कोई पैदा होता है बच्चा, तो बच्चा तो उसके अंदर जो अटेंशन या अवेयरनेस या फोकस होता है उसी से वो पहचानता है अपने सराउंडिंग्स को और अपने अंदर जो हो रहा है। ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो नॉन मटेरियल पार्ट है, इसको self हम कहते हैं।
और कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो लोअर सेल्फ है जो टेम्पररी है, इसके इसके एक जुड़ाव ऑलरेडी ये जहाँ से आ रहा है, जहाँ से इसकी ओरिजिन है, उसको हायर सेल्फ कहा है, या हम थियोसॉफी में उसको मोनाड भी कहते हैं। ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बता रहा हूँ, आगे चल के हमें डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा जब आगे के सूत्र आएंगे। अभी तो इनिशियल पार्ट के अंदर ये हायर सेल्फ है। कई हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जो शायद थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिटरेचर को इतना जानते ना हो, उनके लिए ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो पतंजलि किसको बोल रहे हैं जोड़ने के लिए? योग कौन कर रहा है और योगी कौन है और योग में हो क्या रहा है? ये जो पहला शब्द है योग, इसके अंदर जो ये लोअर सेल्फ है, जो हमारी चेतना है, जो बॉडी और माइंड से एग्जिबिट एक्सप्रेस हो रही है, इसका एक जुड़ाव, जहाँ से ये ओरिजिन हुई, जहाँ से ये आई, ये लाइफ जहाँ से पैदा हुई, उसको हमने हायर सेल्फ या मोनाड या आत्मा या जीवात्मा कहा। उनके बीच का एक लिंक जो मिसिंग है, जो हमारे अवेयरनेस में नहीं आता है, वो लिंक को हटा के या उस लिंक के द्वारा हमारे को उससे जुड़ना है, हम उसकी रियलाइजेशन करें, इसको जुड़ाव को उन्होंने योग कहा। वो रियलाइजेशन अपने हायर सेल्फ का या हायर सेल्फ के साथ में जुड़ जाना, इससे सिंप्लीफाइड और कोई तरीका नहीं है समझने का कि हमारा जो परमानेंट सेल्फ है, जो हमेशा शाश्वत है, जो कि परमात्मा का एक अंश है अपने आप में, उसके हम अंश हैं। इस जन्म के अंदर हम उसके अंश हैं, और अगर हम अपने आप को, अपनी चेतना को उस चेतना के साथ में बिना किसी इंटरप्शन के जोड़ सकें, इसको योग कहा है। ये फंक्शनल डेफिनेशन है, ये एक अचीवमेंट है। जैसे कि हम एक कमरे में बंद हैं और हम एक कमरे से बाहर निकल जाएं तो दुनिया में हम यूनिवर्सल लाइफ के अंदर एंटर कर जाएंगे। ऐसे ही एक इंडिविजुअल लाइफ है जो कि कैद है इन तीनों बॉडीज के अंदर, जो फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है यूनिवर्सल लाइफ के साथ में उसके जुड़ाव हो जाता है। इस तरीके से अगर हम समझें योग का मीनिंग पतंजलि का क्या है, फिर वो कहते हैं योग के साथ में योग चित्ती वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त। हमने लास्ट टाइम भी बात करी, चित्त क्या है। अब उन्होंने वर्ड चित्त का इस्तेमाल करा यहाँ पे। चित्त का मीनिंग पतंजलि का, नॉर्मली तो लोग माइंड लगाते हैं, फिर माइंड का मीनिंग फिर ढूंढना पड़ेगा कि माइंड क्या होता है। तो चित्त का मीनिंग यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझें कि अगर हमारी बॉडी को हम हटा दें तो जो हमारे अंदर बचता है वो चित्त है। फिजिकल बॉडी को अगर हम शांत कर दें और जो हमारे अंदर मेंटल, इमोशनल या जो भी एक्टिविटी होती है, अब हम जितने नॉर्मल लोग हैं हमारे अंदर तो इमोशनल और मेंटल एक्टिविटी होती है सिर्फ, मगर जो एडवांस लोग हैं उनके अंदर और भी लेवल्स खुल जाते हैं और लेवल्स पे वो एक्टिविटी करने चालू कर देते हैं, तो वो भी एक्टिविटी चित्त का ही पार्ट माना जाता है। तो चित्त एक बैकग्राउंड है, एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा पर्दा है जिसके ऊपर सारा लाइफ का खेल चलता है, और जो चेतना है उसको उसके ऊपर देखती है और उसको पहचानती है और उसके साथ अपने आप को एक मानती है। और क्योंकि वो अपने आप को एक इस चित्त से मानती है, जो चित्त पे हो रहा है, उसको लगता है कि मैं यही हूँ। जैसे हमारे मन में कोई ख्याल आता है, कोई थॉट, विचार आता है, या कोई इमोशन हमारे अंदर जागृत होता है, तो हमें लगता है ये तो हम ही हैं, ये हमारा इमोशन है, ये मैं ही हूँ। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जो चित्त के पर्दे पे ये जो इमोशंस और विचार आ रहे हैं, ये चेतना उनको रिकग्नाइज कर रही है और उसके साथ में जुड़ के उसको पहचान रही है। ये जो हमारे साथ हो रहा है, इसको ही वो कह रहे हैं कि तोड़ना है और इस चेतना को इनसे अलग करके, और जो हायर सेल्फ है उसके साथ उसको रियलाइज करना है कि वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो चित्त क्या हुआ? फंक्शनली जो हमारी बॉडी को हटा दीजिए, जो बचता है हमारे अंदर वो चित्त है। अभी हम इसको मोटा मोटा ऐसे समझें तो फिर हम आगे चलते हैं। तीसरा वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल करा, हमें इंट्रोड्यूस करा है, वो है वृत्ति। योग चित्त वृत्ति निरोध। सेकंड सूत्र है समाधि पद। हम फर्स्ट एस्पेक्ट या फर्स्ट सेक्शन ऑफ योग सूत्र पतंजलि के कर रहे हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति क्या हुई? वृत्ति वो डिस्टर्बेंस है जो इस चित्त के अंदर आती है। वृत्ति वो एजिटेशन है जो चित्त को शांत रहने नहीं देती, चित्त के अंदर एक्टिविटी करती है।
वो एक्टिविटी की वजह से जो हमारी अटेंशन है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो इसके साथ में लिप्त हो जाती आवाज आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। है। हेलो, थोड़ी सी आवाज गड़बड़ हो रही है, या तो माइक्रोफोन लगा लो। देखो। आप देखो, हाँ, मेरे को तो बीच बीच में गड़बड़ हो रही है आवाज। देखिए और बाकी किसी को हो रहा है क्या? जी सर, हो रहा है, मुझे भी ऐसा हो रहा है। ओके, Voice problem. I am not audible. एम आई स्टिल नॉट ऑडिबल? Yeah. नाउ इट इज ऑल राइट। Nah. नाउ इट इज इज इट ओके? हाँ सर, अभी ओके आ रही है। अभी ओके है कुछ? हाँ, अभी ओके आ रही है, अभी ओके आ रही सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजीव, अभी ठीक है राजीव। ओके ओके ब्रदर। तो वृत्ति क्या है? जो हमारे चित्त के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करे, उसे उन्होंने वृत्ति कहा है। जैसे कि हमारे को बहुत खुशी मिले, वो भी वृत्ति है। कोई दुख मिले, वो भी वृत्ति है। हमारी अटेंशन वेवर करे, किसी के साथ चली जाए, हम इन्वॉल्व हो जाएं किसी चीज के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ में, वो भी वृत्ति है। वृत्तियां बहुत प्रकार की होती हैं, वो आगे चल के वो बताते हैं। तो वृत्ति एक डिस्टरबेंस है चित्त के अंदर। और चित्त क्या है? हमारे जो बॉडी और माइंड का, बॉडी एंड माइंड प्लस सम अदर लेवल्स ऑफ लाइफ, नॉन बॉडी लेवल्स जो हैं, वो जो चेतना के और तल हैं, उनको भी चित्त के अंदर इंक्लूड करा गया है। इसलिए चित्त को हम बॉडी से अलग कर दें। बॉडी पे तो हमारी जो डिस्टर्बेंस आती है हमें दिखाई देती है, मगर और भी जो अंदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनको उन्होंने चित्त बोला है। बॉडी भी इसमें इंक्लूडेड है, मगर हमें समझने के लिए चित्त को हम ऐसे समझेंगे तो इजी होगा। वृत्ति वो डिस्टर्बेंस है। और फिर ये कहते हैं कि योग तब घटता है जब चित्त के अंदर वृत्तियों का खात्मा या निरोध। निरोध मतलब हमने लास्ट टाइम करा था कि रेस्ट्रेंट, इनिबिशन एंड देन सप्रेशन, या खत्म हो जाना, या हम कहें रिस्ट्रेंट, कंट्रोल एंड इनिबिशन, इस तरीके से समझें। पहले तो हम वृत्तियों को रेस्ट्रेन कर पाते हैं, रोक पाते हैं। जैसे कि हमारे अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो हम उसको पहचान लेते हैं, हम बोलते हैं अच्छा हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, मगर हम कोशिश करते हैं डिस्टर्ब ना हो, और हम अपने आप को सक्सेसफुली उससे थोड़ा देर के बाद में हटा लेते हैं। पर वो हमें डिस्टर्ब तो कर चुकी है, पर हमने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। फिर हम कंट्रोल करना सीखते हैं, आने से पहले रोक लेते हैं, हम आगे बात करेंगे। और फिर फाइनल जो योगी की जो फाइनल विक्ट्री होती है, वो तब होती है जब वृत्ति बने ही ना, वृत्ति अराइज ही ना हो, चित्त प्रज्ञ स्थिति हो जाए, जब व्यक्ति के लिए कोई वृत्ति उसके चित्त के ऊपर इंप्रेशन ही ना डले। या इंप्रेशन डलेगा, इंप्रेशन तो डलता है, मगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस पे मैंने बहुत टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनको समझने के बाद ही हम आगे चल सकते हैं। इन्हीं के ऊपर एक्सपैंड करते हैं आगे पतंजलि, और फिर वो आगे हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो योगी ये काम कर लेता है, तो थर्ड सूत्र में वो कहते हैं उस व्यक्ति को असलियत या रियलिटी दिखाई दे जाती है, और वो अपने एक्चुअल, इसेंशियल और फंडामेंटल नेचर के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो अपने इसेंशियल नेचर, जो उसका एक्चुअल नेचर है, जिससे वो जो आत्मा वाला जो स्वरूप है, जो परमानेंट स्वरूप है, जो मोनाड है, उसके अंदर, उसकी चेतना के अंदर वो इस्टेब्लिश हो जाता है। उसको मालूम पड़ जाता है सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो कौन है। ये बॉडी और अपनी जो बॉडीज हैं उनको वो डिस्टिंग्विश कर पाता है योगी, और उनसे अलग हो जाता है। जो ये नहीं कर पाता, फोर्थ सूत्र में वो कहते हैं, वो इन वृत्तियों के साथ में जिंदगी भर अपना काटता है, और ऐसी उसकी ये इनकारनेशन खत्म हो जाती है। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि हमारे 5 टाइप की वृत्तिज होती हैं। उन्होंने हमें बता दी कि हमारा नॉर्मल स्टेट क्या है, कि हमारी चित्त के अंदर वृत्तियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हम वृत्तियों के साथ में जिंदगी काटते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं कोई ना कोई चीज की वजह से। हमारा चित्त शांत नहीं होता है, और हम जो है चित्त वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनिबिट नहीं कर पाते, सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जो है योग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे जो लोअर सेल्फ है, हमारी जो अपनी कॉन्शियसनेस की स्टेट है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। वो आगे
अपनी हायर स्टेट के अंदर या हायर कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ नहीं पाती। तो ये एक हमारी कंडीशन रहती है। तो ये एक बीमारी है, इसको हम ऐसे समझे कि हमारे अंदर एक बीमारी है, क्योंकि वो जन्म से बीमारी है और सब लोगों के अंदर बीमारी है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम बीमार हैं। कुछ या हम कहें कि हम लोग सब अंधे हैं, क्योंकि सारे ही अंधे हैं तो सबको लगता है ये नॉर्मल है। और कोई हमें दिखाई देने वाला मिल जाता है जो देख सकता है, जो हमें डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, तो हमें लगता है वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो योगी है। तो योगी वो है जो अंधा नहीं है, योगी वो है जो इस वृत्तियों की बीमारी से उसका छुटकारा हो गया। पर वृत्तियां है क्या, कैसी हैं, क्या हैं, उनके बारे में फिर ये बताते हैं, क्योंकि अगर हमें बीमारी हटानी है तो हमारे को बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। तो पतंजलि आगे बताते हैं कि 5 और इस 5 प्रकार की वृत्तियों को इन्होंने बताया है: राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इमेजिनेशन और फैंसी, स्लीप एंड मेमोरी। ये 5 के अंदर उन्होंने बोला पूरी दुनिया के अंदर हर एक प्राणी तो नहीं, हर एक हम मनुष्य कहेंगे, हर एक मनुष्य इन 5 वृत्तियों से प्रभावित है या उसको अफेक्ट करती हैं। प्रमाण यानी कि राइट नॉलेज, विपर्य यानी कि रॉन्ग नॉलेज, विकल्प मानी फैंसी या इमेजिनेशन, निद्रा स्लीप और स्मृति है। तो ये 6th सूत्र में ये 5 वर्ड्स हैं, सिर्फ ये 5 वर्ड्स 5 वृत्तियों के बारे में पतंजलि कहते हैं कि ये 5 है, छठी है ही नहीं। ये चैलेंज है कि छठा हम निकाल के दिखा दें। तो ये पतंजलि ने कहा कि राइट नॉलेज क्या होती है, फिर ये आगे हर एक के ऊपर एक एक सूत्र बताते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी करा था। 7th सूत्र के अंदर वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि, फैक्ट्स ऑफ राइट नॉलेज आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉग्निशन, इन्फ्रेंस और टेस्टिमनी। राइट नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जो एक्चुअली में फैक्ट है। जो भी फैक्ट है वो हमें कैसे मालूम पड़ता है, या तो हम उसको डायरेक्टली देख लेते हैं, सुन लेते हैं, हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। कोई हमारे सामने अगर एक पेन पड़ा है या टेबल है या मोबाइल है तो हमने देखा है, हमारे सामने डायरेक्ट नॉलेज है कि हाँ ये है। दूसरा है कोई हमारे को बताए, उसकी टेस्टिमनी है, वो बताएगा कि भाई आपके घर आ रहे थे, बाहर जो है 4 लोग बात कर रहे हैं, ये उसकी टेस्टिमनी है, हम मान लेते हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं कि 4 लोगों ने हमारे को उसके बारे में बताया। पूरा मीडिया से हमें जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ये सब टेस्टिमनी है दूसरे लोगों की, हम उसको पढ़ते हैं और हम उनको मानते हैं। और थर्ड है इन्फ्रेंस। कई चीज़ें हैं जो हम खुद, जो हमारे पास नॉलेज आती है, उससे हम डिराइव करते हैं और कुछ फैक्ट्स को, तो वो फैक्ट्स हम डिराइव करते हैं, उससे हम कहते हैं इन्फ्रेंस। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ, तो बहुत क्लियर है। राइट नॉलेज से कैसे वृत्ति पैदा होती है। राइट नॉलेज का मतलब ये हुआ कि हमें एक फैक्ट मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा कि हमारे को सैलरी मिलनी थी इतनी, मगर हमें मिली कम। अब हमें मालूम तो पड़ गया राइट नॉलेज, मगर उससे हमारे अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो। ये जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, ये वृत्ति है। फिर और भी टाइप की हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं राइट नॉलेज के। किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में गलत बोला या लिखा, वो भी राइट नॉलेज है। वो राइट नॉलेज होने के बाद में हमें बुरा लगा। किसी व्यक्ति ने हमारी बहुत तारीफ करी, वो हम बहुत अच्छा हमारे को लगा, वो भी एक टाइप की वृत्ति। हम डिस्टर्ब हो गए, हमारे चित्त के अंदर ऐसी डिस्टर्बेंस आई कि हम, हमारी जो चेतना है जो उसको ऑब्जर्व कर रही थी, उसके साथ में थी, उसके साथ हो ली और आगे चली गई, उसमें इन्वॉल्व हो गई। ये हमारी वृत्ति है, जिसकी वजह से हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस उसके अंदर साथ में चली जाती है, जिसको हम कहेंगे कि माया के साथ में लिप्त हो जाती है। फिर 8th सूत्र में ये कहते हैं रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज भी इन्हीं 3 चीज़ों से हमें मिल सकती है। और ये रॉन्ग नॉलेज वो होती है जो गलत, जो एक्चुअल फैक्ट नहीं है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज, ये दोनों टाइप की वृत्तियाँ, ये बाहरी जगत जो आउटसाइड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है उसके अंदर पाई जाती हैं। वहाँ से जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके अंदर राइट नॉलेज भी मिलती है, रॉन्ग नॉलेज भी मिलती है। बहुत सेंचुरीज पहले रॉन्ग नॉलेज थी कि दुनिया जो है, हमारा जो सूर्य है, वो उसके आसपास, सूर्य हमारे आसपास धरती के चक्कर काटता है, इस टाइप की, या दुनिया गोल नहीं है। बहुत सारी ऐसे जिसको हम कहेंगे सुपरस्टिशंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी धारणाएं हमारी जो हैं जो गलत हैं,
वो सब रॉन्ग नॉलेज के अंदर आती हैं, वो हमारे को अफेक्ट करती हैं। तो ये अगर इसमें किसी को कोई आगे एक्सपेंशन चाहिए या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज में, तो प्लीज आप कुछ बोलिए, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। नाइन्थ सूत्र है फैंसी के ऊपर, और 10th और 11th सूत्र है मेमोरी के ऊपर, और 10th सूत्र है हमारे स्लीप के ऊपर। तो फैंसी और मेमोरी दोनों के दोनों वृत्तियां हैं, ये दोनों के दोनों सब्जेक्टिव वर्ड से ज़्यादा डील करती हैं। हमारे अंदर जो चीज़ें चलती हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा हुआ, या पास में जो हुआ उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं याद करके। और जब हम सोते हैं, जब हम लोग सो जाते हैं, तो हमारी चेतना गायब हो जाती है। मगर चेतना के अंदर वृत्तियां तो फिर भी चल रही हैं, मगर फिजिकल ब्रेन के अंदर से वो गायब हो गई चेतना। तो हमारे को लगता है कि भाई अब तो कुछ बचा नहीं, तो फिर यह कौन सी वृत्ति हुई। मगर पतंजलि कहते हैं योगी हमेशा कॉन्शियस होना चाहिए। योगी के अंदर कोई भी ऐसा मोमेंट आना ही नहीं चाहिए जहाँ पे वो कॉन्शियस ना हो। तो अनकॉन्शियसनेस भी एक टाइप की वृत्ति है। और हम थियोसफी की नॉलेज में जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो हम सटलर वर्ल्ड्स के अंदर, वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है और वहाँ पे एक्टिविटी चलती रहती है, और वहाँ पे भी ये वृत्तियाँ चलती रहती हैं। तो ये वृत्तियों के बारे में हमारे को इन्होंने बताया ऐसे। तो 11वें सूत्र तक तो हमारे को इन्होंने वृत्तियों के बारे में बता दिया कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। अब ये 12वें सूत्र पे आते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखिए, हमें पता है, अब इन्होंने क्या क्या बताया कि योग एक सिस्टम है, उसके अंदर हमें योगी बनना है ताकि हम अपने हायर सेल्फ के साथ में अटैच हो सके, हमारी जो लोअर सेल्फ है वो हायर सेल्फ के साथ में जुड़ सके। उसको करने के लिए हमारे चित्त के अंदर वृत्तियां नहीं होनी चाहिए, उनको खत्म कर देना है हमारे को। और वृत्तियां क्या होती हैं ये भी हमें बता दिया। अब खत्म करने का तरीका क्या है, इसके बारे में बताते हैं कि क्या कर सकते हैं जो हम वृत्तियों को कंट्रोल कर सकें। क्या हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिससे हम जिनको हम यूज करके और वृत्तियों को खत्म कर सकते हैं। और इन्होंने 12वें सूत्र में ये बताते हैं कि सप्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय परसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट। अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्न निरोधः। जो अभ्यास है, ये श्री कृष्ण ने भी कहा, अभ्यास और वैराग्य से ही हम लोग वृत्तियों का खात्मा कर सकते हैं। यही दो हमारे पास में टूल्स हैं, औजार हैं, जिसके इस्तेमाल से हम ये काम कर सकते हैं। हमारे पास और तीसरी कोई चीज है नहीं। तो ये अब इनको एक एक दो दो सूत्र के अंदर हमें समझाते हैं कि अभ्यास क्या है। तो ये दो सूत्र बताते हैं अभ्यास के ऊपर। सूत्र नंबर 13, अभ्यास इज द एफर्ट फॉर बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन दैट स्टेट ऑफ चित्त वृत्ति निरोधः तत्र स्थित्यो अभ्यासः। अभ्यास इज द एफर्ट फॉर फीइंग। तो अभ्यास तो हमें समझ में आता है, हम लोग सब मेहनत करें, हम लोग सब एफर्ट लगाएं उस डायरेक्शन में जहाँ पे हमारे को रिजल्ट मिलेगा। तो वो उसको इन्होंने कहा है अभ्यास। ये एफर्ट जो है ये हम नहीं लगा सकते हैं, कोई और हमारे लिए लगा नहीं सकता। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सीधी सीधी सी इन्होंने बात करी। तो एफर्ट तो हम सबको समझ में आता है। अभ्यास का मतलब रिपीटेड एफर्ट। तो अब ये बताते हैं उसके बारे में, तीन क्वालिटीज बताते हैं अभ्यास के बारे में। अगर ये तीन क्वालिटीज नहीं होंगी अभ्यास के अंदर, हमारे एफर्ट्स के अंदर, तो हम अब ये जो चित्त वृत्ति निरोध वाला जो स्टेट है ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं 14 सूत्र के अंदर कि अभ्यास becomes firmly grounded on being continued for a long time without interruption and with reverent devotion. सा तु दीर्घ काल निरंतरयः सत्कार असेवितः दृढ़ भूमि है। तीन चीजें हैं कि अभ्यास हमारा निरंतर लॉन्ग टाइम होना चाहिए, मतलब दीर्घ काल के लिए होना चाहिए, लॉन्ग टाइम होना चाहिए, निरंतर विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए, और उसके अंदर सत्कार होना चाहिए। सत्कार का मीनिंग रेवरेंट डिवोशन इन्होंने लिया है। हम इसको जरा समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग है।
कोई भी चीज हम दुनिया में पाना चाहते हैं, कोई भी चीज जिसका कोई वर्थ है मटेरियलिस्टिकली भी, तो हमें उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। और वो एफर्ट जब तक हम कॉन्टिन्यूसली नहीं लगाएंगे, विदाउट इंटरप्शन नहीं लगाएंगे और पूरे जोर से नहीं लगाएंगे, तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। और योगी को भी योग पाने के लिए, साधक को भी योग पाने के लिए यही काम करना पड़ेगा, उसको एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा बिना इंटरप्शन के। इंटरप्शन हुआ तो गैप आ जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा है सेकंड क्लास में और उसको सेकंड क्लास पास करके उसको हम 3 साल के लिए बोलते हैं स्कूल मत जाओ, और 3 साल के बाद उसको थर्ड क्लास में एंट्री करवाते हैं, तो उसको पिकअप करने में बड़ा टाइम लगेगा वापस। और जबकि दूसरा बच्चा है जो सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में जाता है, वो जल्दी से पिकअप करेगा। वो जो कड़ी है, जो लिंक है, वो ईजी होता है। तो इंटरप्शन में अगर इंटरप्शन है हमारे अभ्यास के अंदर, तो हमारे को टाइम बहुत लगेगा और हमारे को जो हमने ग्राउंड पीछे जो कवर करा था उसको दोबारा काफ़ी हद तक रिवाइज करके उस पर टाइम लगाना पड़ेगा। तो हम एक तरीके से जैसे किसी पहाड़ पे चल रहे हैं स्लिपरी स्लोप पे, हम धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, तो हमारे को फिर एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो हमारा एफर्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए एफर्ट लगाना है जब तक हमें हमारा टारगेट ना मिल जाए, विदाउट इंटरप्शन लगाना है। और थर्ड चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है सत्कार। सत्कार का मतलब है पूरे कन्विक्शन के साथ। अभी हम अगर देखें दुनिया के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन और योग और मेडिटेशन के बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे लोग लगे पड़े रहते हैं, पर सक्सेस कुछ ही लोगों के हाथ में आती है। उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि उनके अंदर मेहनत नहीं कर सकते, या वो एफर्ट नहीं लगा सकते, या वो अभ्यास नहीं कर सकते। वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, मगर क्योंकि कन्विक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से फेलियर है। जब कन्विक्शन नहीं होता है कि मेरा गोल क्या है और कैसे मैं उसको पाऊंगा, उसका डायरेक्शन क्या है और मुझे उस पर लगा रहना है, तब तक वो एफर्ट फल नहीं देगा। एक हम बीज को डालें जमीन के अंदर और उस पर पानी डालें, कभी कभी ना डालें, या कभी उखाड़ के देखें कितना आ गया उसके अंदर से, कुछ आया कि नहीं आया है, या भूल जाएं फिर, या हमें लगे कि भाई ये तो हमने फालतू में डाल दिया, कोई फायदा है नहीं, कुछ होना तो है नहीं। इस टाइप के एफर्ट्स के अंदर हमें फ्रूट्स नहीं मिलने वाले। तो ये कहते हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए इस लाइन के अंदर, तो दीर्घकाल निरंतर और सत्कार के साथ में इसको असेवितः परस्यू करना पड़ेगा। असेवितः का मतलब है फॉलोड, परस्यूड या प्रैक्टिस्ड कॉन्टिन्यूली। दृढ़ भूमि ही, फर्म ग्राउंड। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि हाँ मुझे करना है और मैंने पाना है, ऐसे एफर्ट जो लगाएगा उसको फल मिलेगा, जो ये एफर्ट नहीं लगाएगा उसको फल नहीं मिलेगा, कितना भी उसको नॉलेज हो, इससे कोई फर्क नहीं। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर ये बेसिक पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आएंगे तो हम इसमें फेल हो जाएंगे। ये जो हमारा एंडेवर है योगी बनने का, उसके अंदर हमारे हाथ में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। मैं थोड़ा सा फिर से जो नए लोग और ज्वाइन करें उनको बता देता हूँ। योग को पाने के लिए हमारे जो चित्त है उसके अंदर वृत्तियों का नाश या खात्मा होना चाहिए। डिस्टर्बेंस हमारे अंदर जो वृत्तियाँ होती हैं वो नहीं आने चाहिए। उसके लिए हमारे को अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास कैसे करेंगे वो अलग बात है, पर अभ्यास क्या है और अभ्यास की अपनी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इन्होंने बताई हैं। उन्होंने बोला अभ्यास हमें तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक हमारे को सक्सेस नहीं मिलेगी। अभ्यास हमें लगातार करना पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और वो कहे भी मैं आज तो सैटरडे है, आज छोड़ देता हूँ, संडे को करूँगा, फिर मंडे को नहीं करूँगा, फिर ट्यूसडे को करूँगा, एक दिन छोड़ के एक दिन करूँगा। ऐसे करते करते कोई ना कोई दिन तो आएगा जब मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो नहीं हो पाएगा। तो अभ्यास लगातार होना है। अगर लगातार नहीं होगा और लंबे टाइम तक नहीं चलेगा तो उसमें सक्सेस नहीं आने वाली। और थर्ड पॉइंट जो है, हम जो अभ्यास कर रहे हैं जिसको पाने के लिए, उसमें हमारी फुल कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ हायर सेल्फ है, हाँ हम लोग योगी बन सकते हैं,
हाँ ये वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों को हम खत्म कर सकते हैं। जैसे हम कई लोगों को कहते हैं कि देखिए आप जो है सुबह 4 बजे उठिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो कहता है कि 4 बजे तो मैं नहीं उठ सकता। किसी को हम कहते हैं कि भाई आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप ये घी और तेल बंद कर दीजिए, वो कहते हैं कि ये काम तो हो नहीं सकता, कुछ और बताइए आप। तो जब हम कंडीशंस डालते हैं ऐसी अपनी कंडीशंस, तो हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। पतंजलि ने बहुत ही ब्रीफ, जो मतलब इससे ज्यादा कंसाइज नहीं करा जा सकता। एक्सक्यूज मी सर, आपका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आ रहा था, लेकिन वो थोड़ी आवाज धीमी होने की वजह से ना थोड़ी समझ नहीं आई। आप जो बताओ आप कौन बोल सा रहे थे ना, पॉइंट? अपनी कंडीशन वाली बात, ये वाली बात थोड़ा सा रिपीट कर दें। कन्विक्शन वाली बात, कन्विक्शन वाली। नहीं, कन्विक्शन नहीं, अपनी अपनी कंडीशन वाली, जो आप शायद ऐसा बोल रहे थे। नहीं, मैं कन्विक्शन की बात कर रहा था कि हमारे अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए अभ्यास के। अच्छा। हाँ, कन्विक्शन मतलब हमें उसके अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो अचीवेबल है, हम उसको अचीव कर सकते हैं और उसको अचीव करेंगे। जब तक हमें अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक हम एफर्ट लगाते रहेंगे। ये एटीट्यूड अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर ये वो कह रहे हैं, जो कंडीशन आपने कहा ना कि कोई आदमी स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, हाँ फिर हाँ कंडीशन लगा देगा कि ट्यूसडे वेडनेसडे को तो अच्छा मैं अच्छा, वो पी लूंगा, हाँ हाँ हाँ। वो देखिए बता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग कोई चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो हम अपने ही तरीके से सोचते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्मोकिंग के अंदर, स्मोकिंग में जब, क्योंकि मुझे मेरा काम ऐसा है कि मैं तो लोगों को एडवाइस करता हूँ कि स्मोकिंग छोड़िए, तो अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तो एक तो कहते हैं कि भाई देखिए डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत कम कर दी है, अब तो मैं कभी कभी पीता हूँ जब मैं जब मैं खाना वाना खाता हूँ या तब मैं लेता हूँ, अदरवाइज तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है लेने की। तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप कभी छोड़ नहीं पाओगे और आपके लिए धुआं तो हानिकारक है, तो ऐसे छूटेगी नहीं। मगर उनका अपनी सोच है कि हम उसका रिड्यूस करेंगे रेगुलरली तो हम उसको छोड़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी एक्सपर्ट से बात नहीं करी, ये उनकी अपनी सोच है। तो वो अपनी कंडीशंस खुद बनाते हैं और अपने इस तरीके से सोचते हैं। अगर हम ऐसे सोचेंगे, अपनी तरह से कंडीशंस बनाएंगे, तो हमें हो सकता है वो सक्सेस ना मिले क्योंकि हमारी कंडीशंस ठीक ना हों। हम जब किसी एक्सपीरियंस टीचर से, जैसे पतंजलि एक टीचर हैं, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, या हमारे थियोसफी के अंदर जो हमारे एडवांस सीनियर जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एट द फीट ऑफ द मास्टर जैसे किताब है, एट द फीट ऑफ द मास्टर में अगर उन्होंने कहा है कि भाई आपकी स्पीच ट्रू, काइंड एंड हेल्पफुल, इन 3 क्वालिटीज़ की होनी चाहिए। उसमें सच होना चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए और उसमें दूसरे को हेल्प करने की भावना होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपकी स्पीच में नहीं हैं तो मत बोलिए। तो हम उसमें सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब वो आदमी ने ऐसे बोला, मुझे उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा, तो मैं उसकी हेल्प तो कर रहा हूँ, क्या हो गया, ये काइंडनेस ही तो है, उसके हेल्प करना तो हम उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये जो कंडीशंस या इंटरप्रिटेशन हम जो अपनी तरफ से एंगल डालते हैं अपने बायसेस, अपनी थिंकिंग की वजह से, उसकी वजह से हमारे को वो जो अभ्यास है हमारा वो अधूरा रह जाता है, हम उसको, हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये रेवरेंट डिवोशन जो इंटरप्रिटेशन आई.के. तैमनी जी ने करा इस किताब के अंदर, वो रेवरेंट डिवोशन, सत्कार, एक्चुअली रेवरेंट डिवोशन वर्ड ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इट शुड बी मोर कि इट शुड बी क्लैरिटी एंड कन्विक्शन, फुल कन्विक्शन कि हम क्या चाहते हैं, हमें कैसे मिलेगा, हमें जो हमने रास्ता ढूंढा है, जो डायरेक्शन ढूंढी है, वो सही टीचर से हमें मिली है, हम उसको फॉलो करेंगे। हम अगर भगवान बुद्ध की लाइफ में देखें, तो जब उन्होंने महल छोड़ा सिद्धार्थ ने और वो पहले टीचर के पास में गया जो मिला, उसने बोला जी मेरे को आप सिखाओ, मैं करना चाहता हूँ। अब वो टीचर तो खुद पहुंचे हुए नहीं थे, मगर कुछ तो कहीं तो पहुंचे हुए थे, कुछ तो आगे एडवांस थे। तो उन्होंने जो बताया सिद्धार्थ ने उसको पूरा कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ के अंदर ये अभ्यास की कला एकदम चरम, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अभ्यासी थे, एफर्ट उनका 100% था। ये तीनों पॉइंट्स उनके अंदर थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो जो इंस्ट्रक्शंस उनके टीचर ने दिए वो अचीव कर लिया। और अचीव करके उनको मालूम पड़ा कि भाई ये जो मुझे बताया गया है इससे मेरा काम बना नहीं है। ऐसा टाइप का अभ्यास हमारे को चाहिए। इवन दो टीचर सही ना भी हो, अगर उसके इंस्ट्रक्शन में पूरे कर डालें, अगर हम भी अपनी कंडीशंस डाल रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद हम रिव्यू करें, हम अब स्मोकर का दोबारा एग्जांपल लेते हैं।
स्मोकर कहता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन स्मोकिंग करूंगा, एक दिन छोड़ूंगा और 6 महीने के अंदर मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। अब 6 महीने के बाद में अगर अपने आप को एनालाइज करे और उसको पता चले कि भाई मैं तो स्मोकिंग छोड़ नहीं पाया, और स्मोकिंग तो छोड़ नहीं पाया, जिन दिनों में जो दिन मैं बोलता था कि मैं नहीं करूंगा उन दिनों पे भी मैंने चीटिंग करी है, तो उसको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ही हैज फेल्ड, तो उसको रिजल्ट तो मिल नहीं सकते। तो हमारे को अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर हमें बता रहा है कि देखिए आप ऐसा करिए, और अगर हम उसको फुल तरीके से फॉलो करें लॉन्ग टाइम के लिए विदाउट इंटरप्शन, तो हमारे को सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस के सूत्र हैं, ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में, इवन इन ऑर्डिनरी लाइफ, वहां पे भी। इसके बाद में 15 सूत्र के ऊपर वो आते हैं, और अब वो कहते हैं वैराग्य के ऊपर, वो हमारे को 2 सूत्र बताते हैं वैराग्य के ऊपर। वैराग्य को वो कहते हैं कि जिसके अंदर राग खत्म हो गया हो। राग का मतलब हो गया जिसके अंदर वो जो टेंडेंसी है, जो पकड़ने की टेंडेंसी है, अट्रैक्टिवनेस जो उसके अंदर है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट उसके बाहर का हो या उसके अंदर मेंटल ऑब्जेक्ट हो, माइंड के अंदर का ऑब्जेक्ट हो। माइंड के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं अभी वो बताएंगे आगे नेक्स्ट सूत्र के अंदर। कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कोई भी चीज जो अपने से वो बाहर समझता है, अपने से बाहर की चीज जो वो नहीं है, उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये दोनों चीजें राग के अंदर ही आती हैं। हालांकि जब सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे तो वहाँ क्लेश के अंदर, जो क्लेश को ये डिस्क्राइब करेंगे, तो राग और द्वेष दोनों टाइप के क्लेश होते हैं, मगर यहाँ पे उनको कंबाइन करके इन्होंने राग कहा है। और राग का मतलब हुआ कि मान लीजिए मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और मैं आइसक्रीम खाने के लिए मेरा डेली बहुत मन करता है। जैसे अभी हमने स्मोकिंग का लिया, तो स्मोकिंग, मैं एडिक्टेड हूँ स्मोकिंग से, और 2 घंटे के बाद में अगर मैं स्मोकिंग मुझे ना मिले, तो मैं ना कर पाऊँ, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरा पूरा ध्यान वहाँ चले जाता है। कोई भी व्यक्ति का ध्यान जब बट जाता है, क्योंकि उसके अंदर राग है, एक एक टेंडेंसी है उस तरफ पे जाने की, उस ऑब्जेक्ट को पाने की या उससे भागने की, इस टेंडेंसी को वो राग कहा गया है। ये टेंडेंसी हमारे अंदर डिस्टरबेंस पैदा करती है, और इस टेंडेंसी को अगर हम हटा दें, योगी हटा दे, इसे वैराग की स्टेट कहा जाता है। तो वैराग का मतलब हुआ कि हमारे अंदर जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिचुएशन या किसी भी चीज के लिए रिपल्शन या अट्रैक्टिवनेस की क्वालिटी होना, वो उसको राग कहा है, और उसको काट देना, उसको खत्म कर देना, इसे वैराग कहा गया। इसको आमतौर से कहा जाता है डिजायरलेसनेस, जो कि अपने आप में गलत एक डेफिनेशन, एक अलग इंटरप्रिटेशन है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, कोई क्वेश्चन उठा रहा था या कोई कमेंट था? Yeah, I had a question. वे राग जो होते हैं वो तो डिजायर्स तो बहुत सारी चीजों के लिए होती है, तो हाँ, क्या ये ग्रेजुअली टेंडेंसीज खत्म होती है? हम उस पे आएंगे, ग्रेजुअली होती कि नहीं होती, उसका मेथड क्या है उस पे हम आएंगे, पर पहले हमें ये समझना है कि राग क्या है, और ये वैराग तभी समझ में आएगा। अदरवाइज वैराग्य तो आमतौर से हम कहते हैं कि भाई डिजायर नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, डिजायर तो रहेंगी, क्योंकि हमारी जो बॉडीज हैं उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो हमेशा रहेंगी, ये इनबिल्ट हैं। ये सॉफ्टवेयर है जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को किसी से, ये कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट हैं। वो तो प्रारब्ध से भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो रहेंगी, मगर उससे हम अफेक्टेड हैं कि नहीं है। अगर हम अफेक्टेड हैं और हमारे जो एफर्ट है उसके अंदर वो बाधा डाल रहा है, उसके अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट राग है। तो अब मैं इसको इंटरप्रेट इस तरीके से करता हूँ फंक्शनली। लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड डिजायर्स तो रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो बेकार की बात है, डिजायर्स तो कभी खत्म हो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, डिजायर्स नहीं खत्म हो सकते और डिजायर्स को खत्म करने की जरूरत भी नहीं है। मगर इनिशियल स्टेजेस के अंदर योगी को क्या करना है, योगी को जो भी उसके बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको किसी तरीके से पार करना है। ये है फंक्शनल डेफिनेशन वैराग्य की इनिशियल स्टेजेस में योगी के लिए। जो योगी बनना चाहता है, जो योग की यात्रा स्टार्ट करना चाहता है,
उसके लिए वैराग का मीनिंग स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर ये है कि बहुत स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स को उसे खत्म करना पड़ेगा ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मेडिटेशन के लिए बैठना है और योगी बैठना चाहता है और उसको कहीं से उसके पड़ोस से आवाज़ें आती रहती हैं, तो वो क्या करे, उसको बड़ा डिस्टर्बेंस होती है। वो कहता है मुझे तो एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए, नहीं तो मैं तो ध्यान लगा ही नहीं सकता हूँ। आपको कहानी सुनाता हूँ परमहंस योगानंद की। परमहंस योगानंद जब स्वामी जो उनके अपने गिरी महाराज थे, युक्तेश्वर गिरी, उनके जो गुरु थे, उनके आश्रम में रहने गए, संन्यास ले लिया था और वो बंगाल के अंदर थे, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वहाँ पे गर्मियों के टाइम में, जैसे ये सीजन था, तो वो उनके जो मास्टर थे वो ध्यान लगाते थे, क्रिया योग करते थे। तो ये परमहंस योगानंद भी बैठते थे, बच्चे थे उस टाइम पे, और वो बड़े डिस्टर्ब होते थे क्योंकि मच्छर बहुत उनको तंग करते थे। अब हम समझ सकते हैं, अगर हम बैठे हैं कंसंट्रेशन करने के लिए और अगर मच्छर आके हमें काटें या भिनभिनाएं, हमारे पे बैठे हैं, तो हम डिस्टर्ब होंगे, ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होंगे, हमारे से नहीं होने वाली कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। तो गुरुजी को तो पता था, और गुरुजी एकदम पत्थर की तरह बैठते थे, जैसे ट्रांस में चले गए। अब ये योगानंद जो थे, ये तो बड़े फंसे हुए थे, वो कहते मैं करूं कैसे। मगर ये बहुत स्ट्रांग विल थे योगानंद, और उनके गुरु ने उनको एक ही हिंट दिया। उन्होंने बोला अगर तुम ये छोटी सी इन चीजों से भी डिस्टर्ब हो जाते हो तो तुम कैसे ध्यान लगाओगे। इसको ओवरकम करना है, जो भी करो ओवरकम करना है। ये आपका प्रॉब्लम है कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि हर एक के लिए उसके अपने डिस्टर्बिंग फैक्टर्स अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग हमारे से ये पूछते हैं थियोसफी के अंदर आप लोग मेडिटेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्यों नहीं सिखाते हो, क्यों नहीं ध्यान लगाना बताते हो, क्यों नहीं कोई क्लासेस करते हो। क्योंकि हम लोग इतने वेरिड बैकग्राउंड से हैं, हमारी स्टेजेस अलग अलग हैं। कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, कोई 10th क्लास का बच्चा है, तो हम लोग एक डायरेक्शन सबको नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग के अंदर योगी के लिए जो बहुत स्ट्रांग उसके लिए लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही अपने आप को कंसंट्रेशन के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बैठा नहीं पाता है, उसको उसके लिए वैराग्य वो है कि पहले उनको एलिमिनेट करें। तो यहाँ पे डिजायरलेसनेस का मीनिंग यहाँ नहीं है उसके लिए। मगर आगे के स्टेजेस के अंदर जाके जब बॉडीज पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा, तो बॉडीज को एकदम ऐसा, जैसे एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जो घोड़ा है, जो एकदम डिसिप्लिन्ड है, वो वहीं पे खड़ा रहेगा, वो हिलेगा नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए, वैसा टाइप का योगी बन जाता है एंड में जाके। मगर ये पूरी जर्नी है। तो इस जर्नी के अंदर अभी इस टाइम पे वैराग्य का हमारे लिए मीनिंग है, जो चीज़ें हमारे को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमारे को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनसे हमारे को अपने आप को हटा देना, उनको एलिमिनेट कर देना। और फिर 16 सूत्र पे जहाँ हमने लास्ट टाइम करा था, वो ये था, that is the highest vairagya in which on account of the awareness of the Purusha there is cessation of the least desire for the gunas. आगे चल के वैराग्य, क्योंकि वैराग्य की भी ना आगे हम जब समझेंगे, वैराग्य मैच्योर होता है। वैराग्य ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाता है, वैराग्य की भी स्टेजेस हैं। और जैसे जैसे विवेक व्यक्ति के अंदर बढ़ता है, विवेक मतलब कि एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, ये एक हायर सेल्फ से एक और फैकल्टी है जो जागृत होती है। और जैसे जैसे ये बढ़ती है एक योगी के अंदर, साधक के अंदर, वैराग्य की भी क्वांटिटी या उसकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़नी चालू होती है। सर एक छोटा सा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज कंटिन्यू, बताइए। हाँ जी, इसमें क्या है कि जो आपने सर बताया उसके हिसाब से अगर जैसे हम ध्यान लगाते हैं या मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, अगर हम प्रेजेंट में रहते हुए जो कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करें और उसकी प्रैक्टिस करें, जो आपने कंसंट्रेशन बोली है, तो क्या ये कंसंट्रेशन की जब प्रकाष्ठा हो जाएगी, जो हम काम कर रहे हैं, अगर योगा कर रहे हैं तो अपने शरीर में अनुभूतियों को देखें, अगर प्राणायाम कर रहे हैं तो श्वास को देखें, मतलब मन भटके नहीं। तो अगर ये भटकन जो कम होती जाएगी और कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्या हम उस समय ठीक रास्ते पे होंगे? क्या हम वैराग्य में पहुंच गए? उसी रास्ते पे तो होंगे।
अभी देखिए, मैं क्योंकि रिवाइज कर रहा था एक टाइप से और आज का टाइम काफ़ी हद तक निकल गया, मुझे यही कहा था कि भाई आप 45 मिनट्स ही बोलना, हाँ तो जी, बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, आपने कहा मैं कंसंट्रेशन करना चाहता हूँ, आपने एक टाइम सेट करा कि भाई सुबह या शाम 2 टाइम या 3 टाइम, डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन क्या है, आप आधे घंटे से 1 घंटा कंसंट्रेशन करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, जो भी करेंगे आप। और आपने वो टाइम कर लिया, आपने जगह भी चुन ली, आप वहाँ पे करना भी चालू कर दिया। फिर आपका राग बहुत है क्रिकेट मैचेस के लिए, और वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट मैचेस का, और वो किसी ऐसी जगह पे हो रहा है, वो उसी टाइम पे मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है जो आपको देखना चाहते हो, और आपने आज तक कोई भी वर्ल्ड कप के मैचेस छोड़े नहीं हैं, 4 साल में एक ही बारी होता है, और आप रीप्ले देखना नहीं चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो मैं डायरेक्ट देखूं। तो अब आप कैसे कंसंट्रेट करोगे? आपका मन तो भटकेगा। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे हमारा जो राग की वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे और हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये ही प्रैक्टिस इनिशियल पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। आपने जो स्टेटस, जो आपने जो कंडीशन बताई जिसके अंदर योगी फुल एफर्ट के साथ में, साधक फुल एफर्ट के साथ में काफ़ी हद तक अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएगा और उसको आगे इंक्रीज करेगा, वो ही तो हमें स्टेट अचीव करनी है। वो इंटरमीडिएट स्टेट है, वो हम आगे चलेंगे उसके अंदर, ठीक, क्योंकि मन को एकाग्र करना पहला काम है और उसको निरुद्ध के स्टेट के लिए आना। पतंजलि ने 5 टाइप के मन बताए हैं और हम अपने आप को पता कर सकते हैं कि हम कौन से स्टेट में हैं। पहला टाइप का मन उन्होंने बताया है क्षिप्त, जो कि बटरफ्लाई माइंड है। बटरफ्लाई माइंड जैसे एक छोटे बच्चे का होता है, वो किसी भी चीज़ पे टिक नहीं सकता। वो जैसे ही वो उस एक चीज़ के बारे में सोचता है, फिर उसका ध्यान किसी और चीज़ पे चले जाता है। वो जैसे ही उसके बारे में सोचता है, फिर तीसरी चीज़ पे चले जाता है। वो एक सवाल भी पूछता है तो उतनी देर में जब तक जवाब आएगा किसी और चीज़ पे चले जाता है। ये बटरफ्लाई माइंड है, ये शिफ्ट माइंड है। दूसरा उन्होंने बोला मूड माइंड। मूड, मन मूड है, एडोलसेंट माइंड है। वो इन्फैचुएट हो जाता है, वो किसी चीज के साथ में लगता है तो उसे लगता है भाई ये नहीं मिलेगी तो मेरी जिंदगी खत्म है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। फिर जैसे छोटे बच्चे हट करते हैं ना कि भाई मुझे तो ये चाहिए चाहिए, जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसके बिना तो ये डॉल नहीं मिली, ये मुझे खिलौना नहीं मिला तो मेरे को ये, अब मेरे के लिए और कुछ बचा ही नहीं लाइफ के अंदर। तीसरा मन आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त मन वो होता है जो जिसमें मेजोरिटी ह्यूमैनिटी है। वो होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए तो कंसंट्रेट कर लेता है अगर जहाँ पे उसको फायदा लग रहा है, मगर बाकी टाइम बड़ा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो बाकी 2 स्टेट से तो ऊपर निकल चुका है, मगर अभी भी इजीली डिस्ट्रैक्टेबल है, मगर अभी कंसंट्रेट करने की उसमें एबिलिटी काफ़ी हद तक आ गई। तो फॉर एग्जांपल, अगर जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, मान लीजिए स्कूल 11th 12th फर्स्ट या कॉलेज में आ गया है, तो अब वो उसको पता है कि मैं अगर ये करूं, ये एक्टिविटी करूं तो इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, इतनी लॉजिकल थिंकिंग आ गई है। तो उसका बहुत काफ़ी हद तक मन ऑटोमेटिकली कर लेता है और उसके लिए कंसंट्रेट करना आसान हो जाता है। पर जैसे ही वो टारगेट उसका अचीव हो जाता है, वो काम खत्म हो जाता है, तो फिर वो वापस डिस्ट्रैक्टफुल स्टेट के अंदर उसका मन घूमता रहता है, और फिर वो कोशिश भी करे किसी चीज़ पे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये विक्षिप्त स्टेट है। पतंजलि ने बोला ये विक्षिप्त स्टेट से हमारे को आगे चलना है साधक को। और फोर्थ स्टेट ऑफ माइंड उन्होंने बोली है एकाग्र, जिसमें वन पॉइंटेडनेस आ जाती है। शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि के अंदर एकाग्रता स्टेट के बारे में बात करा है। वन पॉइंटेड षट संपत्ति के अंदर एकाग्र स्टेट को अचीव करना एक क्वालिफिकेशन है, और हमारी एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी वन पॉइंटेडनेस लाना बहुत जरूरी है। तो वन पॉइंटेडनेस जो है, ये ये एकाग्र स्टेट है जिसके अंदर व्यक्ति कंसंट्रेशन अपने आप को एकाग्र करता है और अपने मन को कंट्रोल में लाता है कि जहाँ पे भी वो चाहता है वहाँ वो कंसंट्रेट कर पाए, जितनी देर करना चाहे कर पाए, ऐसे एफर्ट वो करता है। और फाइनल स्टेट जो योगी का जो योगिक माइंड है, वो उन्होंने बोला है निरुद्ध माइंड, मतलब कि परफेक्टली कंट्रोल्ड माइंड, जिसको जहाँ पे लगाया वो वहीं पे लगा रहेगा, वहां से हटाया तो उसके बारे में सोचेगा नहीं, उसकी अपनी एक्टिविटी कोई नहीं है, जो उसको चलाने वाला है उस मन को, वो ही उसका मास्टर है। अभी तो उल्टा स्टेट है, अभी तो मन हमारा मास्टर है। तो ये 5 टाइप के जो मन बताए हैं इस किताब में नहीं आते हैं, मगर अलग से जो उन्होंने बताए हैं वो ये 5 टाइप के मन हैं। हम लोग क्योंकि विक्षिप्त से एकाग्र में जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर एफर्ट लगाना पड़ेगा जो कि अभ्यास है, और वैराग्य को लाना पड़ेगा अपने अपने तरीके से। जो जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो जो हमारे राग हैं, उनको कैसे हटाना है, कैसे एलिमिनेट करना है, उसकी हमारे को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी और उनको हमारे को
अपने यहाँ से हटाना है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एनी बसंत का। एनी बसंत इस लाइन में आने के बाद में लिखती हैं एक जगह पे कि उनको एक टाइप का बिस्किट या कुछ मैं भूल गया हूँ कि कौन सी टाइप का, उनको एक पर्टिकुलर चीज़ खाने को बहुत पसंद थी, तो उनसे वो हट नहीं पा रही थी, तो उन्होंने व्रत रख लिया था कि मैंने ये चीज़ खानी नहीं है। तो वो उन्होंने बोला कि मैंने इसका तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है। ये एक अल्टीमेट तरीका है। वैरागी जो है वैसे सजेस्ट ये नहीं करा जाता कि हम उससे हट जाएं एकदम अपोज करके, मगर उन्होंने बोला कि भाई फाइनल यही तरीका और कोई तरीका नहीं लग रहा है, इसको तो हमें बंद करना पड़ेगा ताकि इसकी एसोसिएशन हम अपने मन के अंदर ब्रेक कर दें। जो साधक ये कहेगा कि ये मेरा मन है और जैसे मैं चलाना चाहता हूँ वैसे ही चलेगा, चाहे इसमें मैं 10 बारी, 1000 बारी, 1 लाख बारी, अनगिनत बारी फेल हूँ उसको अचीव करने में, मगर ये मेरा मन है, मैं मन नहीं हूँ और मैं मन को अपने हिसाब से चलाना चाहूँगा, ये मेरा टारगेट है, वो आज नहीं तो कल इस चीज़ को अचीव कर पाएगा। और अगर जैसे हमारे पास में कोई घोड़ा है जो कि वाइल्ड घोड़ा है, उसको हम डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं, हम उसको अपने लिए काम में लाना चाहते हैं, तो उसके अंदर वीकनेसेस क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसको स्टडी करते हैं। वैसे ही हमारा काम है, साधक का काम है अपने मन को स्टडी करना, अपने अंदर देखना कि हमारे अंदर क्या क्या मन के अंदर प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं, और उसके हिसाब से हमारे को अपनी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी डेवलप करना और उस पर एक्ट करना। तो वैराग्य जो है ये सब उसके अंदर वैराग्य में आता है। स्ट्रेटेजाइज करना, पहचानना, स्ट्रेटेजाइज करना, और एग्जीक्यूशन आता है अभ्यास, एफर्ट लगाना, वो है अभ्यास। तो ये 16 सूत्र हमने लास्ट टाइम भी करे थे, और 17 सूत्र जो सबसे इंटरेस्टिंग सूत्र है एक्चुअली, संप्रज्ञता समाधि इज दैट विच इज अकम्पनीड बाय रीजनिंग, रिफ्लेक्शन, ब्लिस एंड सेंस ऑफ प्योर बीइंग। ये मैं नेक्स्ट टाइम पे लूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता वो पतंजलि योग सूत्र नहीं समझ सकता, ये वाला सूत्र तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। So I invite Madhuri, I think enough for today. I invite comments and questions. राजीव सर, हाँ जी जी बोलिए बोलिए प्लीज। मेरी आवाज पहुंच रही है आप पर? बिल्कुल पहुंच रही है, बताइए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, वही आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही थी। मैं सर अरविंद फ्रॉम उज्जैन विक्रम लॉज। राइट, मैं बोल रहा था सर, यहाँ जो पतंजलि योग सूत्र जो है, जी जी। इसमें टॉलरेंस का इम्पोर्टेंस है कि नहीं सर? किसका? टॉलरेंस, टॉलरेंस। सहनशीलता। या देखिए ऐसा है, टॉलरेंस तो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। यस, अब ये होना ही चाहिए, इट शुड बी। अलग से इन्होंने टॉलरेंस के बारे में नहीं बात करी है, या षट संपत्ति के और जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि ये वैराग्य के अंदर इंक्लूड हो जाता है। मान ओके, लीजिए मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मान लीजिए मैं बहुत मेरे अंदर प्रेजुडिसेस है कि भाई मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ब्राह्मण गोत्र का, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज क्लियर आवाज नहीं है। क्लियर नहीं आती। अभी वो कुछ म्यूट क्लियर आवाज नहीं है। हाँ जी, अभी वो कुछ जब सारे म्यूट आप कर बोले। लेते तो आवाज आ जाती है। ओके, अभी इज इट क्लियर नाउ लिटिल बिट? यस, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, सो जो हमारे राग हैं उसी के अंदर जो अभी मैंने बोला ना स्ट्रेटेजाइज, हमारे मन के अंदर जो जो वीकनेसेस हैं, जिसके अंदर जो इनटॉलरेंस वाला का कोई फीचर है वो आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी और के कोई और कुछ काम कर रहा है, मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाता हूँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बाद में चाहे मैं रिग्रेट करता हूँ, तो ये मेरे अंदर की एक वीकनेस है। इस वीकनेस को पकड़ना और पकड़ के इस पे काम करना, ये वैराग्य की स्ट्रैटेजी हो जाएगी। ये वैराग्य का एक टाइप की स्ट्रैटेजी है, एक तरीके का काम है, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना, हमें कैसे करना है, कैसे हटाना है, वो हमारे लिए काम होगा। ये हमारी थियोसॉफी में बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे कैसे करा जाए इसके ऊपर हिंट्स दिए गए हैं। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ द हार्ट है, एक किताब है जिसके अंदर एनी बेसेंट ने बताया, या जो कमेंट्रीज ऑन द एट द फीट ऑफ द मास्टर है, उसके अंदर भी एनी बेसेंट और C.W. लेडबीटर ने बताया है कि हमारी जो ऐसी टाइप की वीकनेसेस हैं इनको हमें कैसे ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है।
तो ये आई थिंक अरविंद जी कुछ बात क्लियर हुई फिर? यस सर, वो थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रिमाइंड किया आपको। टॉलरेंस इज मस्ट सर, नहीं? थैंक यू सो मच। एनीबॉडी Thank एल्स? हेलो सर। जी हाँ जी जी, मैंने ना एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था। जैसे ये बोल रहे थे ना वृत्तिस, तो ना जैसे एक मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। तो एक बार मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई भी जो इतनी ज्यादा थी भी, जिससे मेरी पर्सनल लाइफ ही बिल्कुल खत्म होने वाली थी, यानी कि करियर कुरियर सब कुछ खत्म होने वाला था। तो 6-7 साल से स्पिरिचुअलिटी यानी कि ऐसी बुक्स और लिटरेचर के टच में रहने से, तो उस वक्त मेरी इतनी मतलब साइकोलॉजिकली बुरी कंडीशन नहीं आई। यानी कि जब मुझे ऐसा था कि अगले दिन मेरा सारा कुछ खत्म होने वाला है, तो उस रात भी मैं बहुत अच्छे से सोया। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भी जो ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस थी जो करता था, इसका ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा कि मैं आज भी सो पा रहा हूँ, है ना। तो तब मुझे बड़ा अच्छा फील भी हुआ। तो जब दूसरी बार एक ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत ही छोटी सी सिचुएशन थी, यानी कि सपोज नहीं, मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे 2000 की मैंने कोई चीज ली, है ना, तो वो मैंने जब चीज ली तो वो चीज वो सही नहीं निकली। तो मुझे ऐसा हो गया भी यार इसको तो मैं भी लुटा कर आता हूँ ना, मैंने अपने आप से बोला। तो मैंने सोचा पता नहीं वो वापस करेगा या नहीं करेगा। तो वो मैं नेक्स्ट डे कर सकता था, और मैं अपने माइंड को पूरा वॉच कर रहा था भी क्या हो रहा है। पर इस सिचुएशन में माइंड बेचैन हो रहा था, वो कह रहा था अभी जा अभी जा। हालांकि मैं अपने माइंड में अपनी डिस्कशन देख रहा था कि मेरे माइंड में कौन सी कैसी डिस्कशन चल रही है। एक तरफ से मैं बोल रहा था भी ये कौन सी बड़ी बात होगी, जब बड़ी बात थी तब तो तुझे कुछ हुआ नहीं, अब छोटी सी बात है, अब तो ऐसे बेचैन हुआ पड़ा है ना। तो जैसे कि ये होता है ना कि अपनी इंटरनल अवेयरनेस बढ़ाना, अपने मन को देखना, जैसे कि ये हर रिलीजियस फील्ड में बताया जाता है। तो मुझे ऐसा था कि मैं ये सिचुएशन में बेचैन क्यों हो रहा हूँ, हालांकि मैं अपने आप को समझा भी आ रहा था। तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि जब आपकी लाइफ में है ना ये ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो इसको क्या है मतलब भी, है ना, ऐसा कुछ। देखिए अमन, ऐसा है कि ये सबकी लाइफ में आएंगी सिचुएशंस, क्योंकि जो मन है, मन का स्वरूप है कि वो कुछ ना कुछ एजिटेशन क्रिएट करता रहेगा। वो क्वेश्चंस पैदा करता है मन, और फिर आंसर्स भी ढूंढने के लिए बोलता कि चलो, इंस्पायर करता कि अब आंसर ढूंढो। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहां पे कुछ ना कुछ क्रिएशन करता है। मन बहुत सारे गेम्स खेलता है। मन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने की उसकी प्रवृत्ति है, एक उसका अपना नेचर है मन का। मन, यहाँ मन का मतलब है इमोशनल बॉडी प्लस मेंटल बॉडी, लोअर मेंटल बॉडी जिसको हम कहते हैं। इनका कंबाइंड एक्शन यही होता है कि कोई ना कोई एजिटेशन, कोई ना कोई वाइब्रेशन, कुछ ना कुछ ही चाहते हैं, आराम से नहीं बैठ सकते। ये छोटे बच्चे की तरह है। मान लीजिए 2 छोटे बच्चे हैं, अब उनको बोला आराम से बैठ जाओ, वो नहीं बैठ सकते, वो बैठ ही नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब थोड़े टाइम के लिए आप उनको वो बोलेंगे हमें वो फलाना फलाना टॉय दो, तो आप दे देते हो, को खिलौना, वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर वो फेंक देते हैं, कहते हैं ये हमें दूसरा चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, हमें तीसरा चाहिए, हमें चौथा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रॉब्लम है, और ये काफी लंबे अरसे तक रहेगी, जब तक व्यक्ति की लाइफ की डायरेक्शन उसकी क्लियर नहीं होगी, और जब तक वो अपने आप को ये नहीं बताएगा कि मेरे लाइफ के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने अभी बोला ना, विवेक जागृति, जो आपका आंसर, एक्चुअल जो आंसर है शॉर्ट में अगर बताऊं, विवेक की जब जागृति होती है, विवेक की जागृति कैसे होती है, जब हम ऐसे डिस्कोर्सेज, ऐसे जो प्रवचन जो होते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े लोगों ने, जो इनिशिएट्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने जो लिखा है उस पर हम चिंतन मनन करते हैं, हम अपने लाइफ के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और हम कुछ रूल्स बनाते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए, जैसे आगे चल के यम नियम आएगा। या फिर जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम 5 टाइप के जो उन्होंने अपने नियम दिए थे जनरल पब्लिक के लिए, उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है, और जैसे विवेक की जागृति होती है, हमारा मन धीरे धीरे और इजी हो जाता है कंट्रोल करना।
तो ये इन एजिटेशन से आप घबराइए नहीं, इनको आने दीजिए। आप अपने मन को समझाइए कि देखो भाई, अभी जैसे छोटे बच्चे के साथ आप डील कर रहे हो वैसे डील करिए बस, कि देखो अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे। आप देखते हो ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो खाना पीना नहीं चाहता तो उसकी मदर क्या कहती है, ऐसे ये पकड़ो, ये देखो, ये देखेगा, और मुंह में वो डाल देती है उसके जो खाना होता है। ऐसे ही मन को हमें हमारे को फुसलाना है, इसे हम कहेंगे फुसलाना पड़ता है, ताकि वो शांत हो जाए और हमें जो काम करना है हम वो करना चालू कर देते हैं। यही तरीका है इनिशियल स्टेजेस में, और काफी हद तक बीच में भी ऐसे ही रहेगा। जब तक विवेक की प्रॉपर जागृति नहीं होगी ऐसे ही रहेगा। सर मुझे ना जो विवेक को एग्जैक्टली इंग्लिश में क्या कहते हैं वो थोड़ा सा बता सकते हैं? विवेक को डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज करा गया है, पर हम जब आगे चलेंगे और पतंजलि योग सूत्र के अंदर विवेक के बारे में और बताया जाएगा कि विवेक की दीप्ति कैसे होती है, इनिशिएशन कैसे होता है, विवेक ख्याति क्या होती है, कैसे उसको उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, ये सब बातें बाद में आएंगी। तो तब हमारे को क्लैरिटी आएगी। मगर एट द फीट ऑफ द मास्टर में, खासकर आप कमेंट्रीज में अगर जाएं, कमेंट्रीज ऑफ CW लेपिडर एडिबस हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है anandgholap.net पे। कमेंट्रीज ऑन एट द फीट ऑफ द मास्टर में जो फर्स्ट सेक्शन है डिस्कशन विवेक के ऊपर, उसके ऊपर विवेक के बारे में काफी हद तक बताया हुआ है। तो उसको आई विल आस्क यू कि आप वो उसको पढ़िए, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा विवेक क्या है। ओके सर। राजीव जी, एक सवाल था। राजीव जी, जी जी हेलो राजीव। हाँ, मैं रेवाड़ी से त्रिभुवन। ये वृत्ति दोष 5 बताए थे आपने, तो मैं एक छूट गया था मेरा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, और चौथा कौन सा है? चौथा छूट गया मेरा। पांचवा स्मृति है, मेमोरी, स्मृति। अच्छा, स्मृति। जी जी। ओके ओके, स्मृति थोड़ा सा क्लियर करते हैं। स्मृति वॉइस मेमोरी क्लियर सर, म्यूट कर मेमोरी, सभी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। मेमोरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेमोरी हमारी चलाती है हमारी लाइफ को। नहीं तो 1 घंटे पहले अगर हमारी मेमोरी ना हो, जैसे वो पिक्चर आई थी आमिर खान की गजनी, अगर मेमोरी ना हो तो आदमी की लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, व्यक्ति की लाइफ में। तो स्मृति, वृत्ति दोष में स्मृति बताया है। जी 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 जी। अच्छा, जो स्मृतियां जो हमें बुला देनी चाहिए उसको नहीं बुलाते, ऐसा आई थिंक। राजेश सर, ये 2-3 लोगों ने अनम्यूट किया तो आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, 2-3 भाई ब्रदर ने जो अनम्यूट कर रखा है। आपको आवाज आ रही है? मेरी तो आ रही है। देखिए, मैंने किसी को म्यूट नहीं करा है, लोगों ने अपने आप को करा हुआ है। सर, वो 5 टाइप की रितीज विद एग्जांपल बता दीजिए एक बार फिर से। मतलब रितीज तो पता है, बट उसके एग्जांपल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। राइट नॉलेज क्या है? राइट नॉलेज ये होगी, किसी ने हमारे को गाली दी हमारे मुंह पे, या हमें धोखा दे दिया, हमारे सामने ही किसी हमारे सुपीरियर को बोला कि भाई ये आदमी ने गलत काम करा है, या हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिया, गलत केस जो है वो डाल दिया, तो वो हमारे लिए राइट नॉलेज तो है, पर हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती है। जैसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं वो वृत्ति हो गई। अमन का अनम्यूट कर रखा है। अमन का म्यूट करा हुआ? मैंने म्यूट किसी को नहीं करा हुआ। एक्चुअली मैं म्यूट नहीं कर सकता हूँ किसी को। मेरे को तो यहाँ दिखा रहा है यू कांट अनम्यूट समवन एल्स। तो ये वाली जो कहानी है कि देखिए, वृत्ति तब तक है जब तक डिस्टरबेंस है। अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो वृत्ति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सड़क पे बैठे, सड़क पे देखते हैं लोग को आते जाते, वो राइट नॉलेज है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, मगर उससे हमारे अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा हो रही, तो वो वृत्ति नहीं हुई। हम अगर उसको रिकॉल भी कर लें, हम घर आके रिकॉल करें जहाँ हम कहाँ गए थे और हमने क्या देखा था, और हमारे अंदर डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती उसकी वजह से हमारे चित्त में, तो वो मेमोरी है। वो मेमोरी है प्लेन मेमोरी, बट उसके अंदर वृत्ति नहीं है। वृत्ति तब होती है जब उससे डिस्टर्बेंस है। तो राइट नॉलेज से हमें ऐसी डिस्टर्बेंस आ गई। रॉन्ग नॉलेज क्या हुई कि वो बहुत कॉमन जो रॉन्ग नॉलेज का होता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे को कुछ बोला, हमने उसके बारे में गलत समझा, हमने बोला कि भाई हम डिस्टर्ब हो गए कि उस आदमी ने हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, जबकि उस व्यक्ति ने बोला भी नहीं था ऐसा कुछ। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। किसी ने हमको भड़का दिया कि देखो आपके खिलाफ वो ऐसे बोल रहा है, बाद में हमें मालूम पड़ा कि भाई उसने तो ऐसे कुछ बोला नहीं था।
तो ये एक टाइप की रॉन्ग नॉलेज थी, मगर हम डिस्टर्ब हो गए उससे। बहुत सिंपल सी ये बात है। नहीं तो वो रस्सी और कहानी आपको पता ही है कि कोई रस्सी पड़ी है, अंधेरा है, हमें लगता है सांप है, मगर देखते हैं लाइट खोल के तो वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो हमें तो पहले तो हम डिस्टर्ब हो गए थे सांप के चक्कर में। थर्ड आता है कि हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कि आज मैं इंटरव्यू है, इंटरव्यू में मैं जाऊंगा, वहाँ पे क्या होगा, वो मेरे से ऐसे सवाल पूछेंगे, मैं क्या बता पाऊंगा। तो वो एंजाइटी जो पैदा होती है वो भी एक वृत्ति है, मेमोरी की वजह से, ये फैंसी इमेजिनेशन की वजह से। चौथा जो है स्लीप है। स्लीप के अंदर आदमी बेहोश हो जाता है, उसका होश खत्म हो जाता है, मगर इंटरनल एक्टिविटी चलती रहती है। तो योगी जो बेहोश हो जाए वो योगी हो नहीं सकता। योगी की डेफिनेशन के अंदर ही वो योगी है जो 24 घंटे कॉन्शियस है और कंट्रोल में है, वो ही योगी है। अपने सारी व्हीकल्स की जो कंट्रोल में है और जो कॉन्शियस है पूरे टाइम, वही योगी है। क्योंकि नींद उसके अंदर इंटरप्शन है, वो भी एक वृत्ति है, हमारे कंट्रोल में नहीं है नींद। हमारे को नींद आती है, हम कंट्रोल कर नहीं सकते नींद को। और पांचवा है मेमोरी। मेमोरी में हम जितने पास्ट में जो जो कुछ हो चुका है उसको रीलिव करते हैं, और उसको सोच सोच के हमारे अंदर अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो वो हमारी वृत्ति हो गई। जैसे कि कल किसी ने हमारे को, जैसे अभी इन्होंने बोला ना कि कोई गलत सामान बेच दिया, हमें ठग लिया किसी ने, तो हम उसको याद कर करके हमारे को बुरा लगता है। फिर हमें लगता है कि हम तो ऐसे आंसर कर सकते थे, हम तो ये बोल सकते थे, हमें ऐसे कर देना चाहिए था। तो हम अपने आप को जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं सोच सोच के। तो ये जो चीज़ है, ये पांचों वृत्तियां। आई होप थोड़ा क्लियर हो गया इससे। हाँ हेलो जी सर। सर, हो हो गया, गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर या हेलो सर। जी सर आपने मुझे बोला था कि जैसे मन को बच्चे की तरह ट्रीट करना है, लॉलीपॉप देना है, तो क्या उसे मैं अभी ना उस बेचैनी की सिचुएशन में दो ऑप्शन है। एक तो मैं उसे ऐसा लॉलीपॉप दे सकता हूँ ना, मैं मन को बोलूँ कि चल तू ये रिलीजियस बुक है, तब तक तू ये पढ़, जब तक टाइम नहीं आता ना। ये हो गया लॉलीपॉप। इस सिचुएशन को लॉलीपॉप मन को देने की कोशिश करूँ, माइंड में ये सर्कुलेट थॉट करूँ, या वो उस बेचैनी को सीधे से देखूं और उसे ऑब्जर्व करूं। इन देखो, दोनों में मैंने से सही ट्रैक है। ये दोनों आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मंत्र जाप चालू कर देते हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ चालू करते हैं, कई लोग फिजिकल एक्टिविटी में चले जाते हैं, ठीक है ना कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि मन डाइवर्ट हो जाए। बेसिकली मन को डाइवर्ट करना है सिचुएशन से जो पेनफुल है आपके लिए। पेनफुल सिचुएशन है मन के अंदर, आपके इमोशंस डिस्टर्ब्ड हैं, आपको क्या करना है उसके अंदर कि मन को अपने किसी तरीके से डाइवर्ट करना है। जो थोड़े एडवांस आगे जा चुके होते हैं, जिनकी स्टडीज और ज़्यादा गहरी हो गई होती हैं, जो कार्मिक, अभी हम पतंजलि योग सूत्र में कर्म पे भी आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कर्म का सिद्धांत भी समझ लेते हैं, जिनको मालूम है कि भाई मेरे साथ में अगर किसी ने गलत करा है तो या तो मैंने भी उसके साथ गलत करा था तभी मुझे फल मिला है, और या अगर उसने नया कोई एक्शन स्टार्ट करा है और मुझे मिल गया है तो मेरे को रिकम्पनसेशन वापस हो जाएगा। मेरे को किसी ने अगर मेरे को नुकसान पहुंचाया है और एक्चुअली मैंने उसके किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो फिर मेरा वापस वो भरपाई हो जाएगी। और अगर मैंने किसी का नुकसान पहुंचाया था और उसकी वजह से मुझे नुकसान आज मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि मैंने अपना डेट जो था वो पे कर दिया, मेरा जो कर्जा था वो खत्म हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उस पर काम करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है, आपके के लिए क्या इजी आपको लगता है, आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे है, आपकी स्टडीज कितनी हैं, आपकी डेप्थ कितनी है, आपके पास टाइम कितना है, आपकी मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो अगर आप सिर्फ उसको देखना चाहते हैं, अपने आप को विड्रॉ करके देख सकते हो बिना डिस्टर्ब हुए इम्पार्शली, तो बहुत बढ़िया करके देख लीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कई लोग तो भागा दौड़ी करना स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग कुछ और करते हैं। तो हर एक को अपना इसके बिना कोई और तरीका नहीं है, मन को साधना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभ्यास के अंदर जो यहाँ पे नहीं बताया पर एनी बसंत ने कहा है एफर्ट के बारे में, उन्होंने बोला 24 घंटे एफर्ट होना चाहिए। टाइम में जितना भी हम हमारे को मन को छोड़ना नहीं, खुला छोड़ना नहीं, उसको हमेशा बांध के रखना है मन। जो कोई भी काम हम कर रहे हो, ये आपको ये वाला पार्ट थॉट पावर, उनकी किताब है थॉट पावर के अंदर पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि मन को हमने किस तरीके से 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए। जो भी काम करें पूरा मन लगा के करें, उसको करने के बाद उसको छोड़ के मन से उसको हटा के दूसरा काम में अपने मन को पूरा लगाएं,
उस पीछे जो निकल गया उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, 100% एफर्ट लगाएं जो भी काम करें। ये प्रैक्टिस है मन को कंट्रोल करने के लिए। वो कहती है सिर्फ ध्यान लगाना आधा घंटा 1 घंटा एक दिन में और बाकी टाइम मन को खुला छोड़ देना से हमारे वो कंसंट्रेशन में हमारे एकाग्रता पैदा नहीं होने वाली, बहुत टाइम लगेगा, शायद वहीं लगे इस जन्म के अंदर। ये दूसरा जब तक काम नहीं करेंगे अभ्यास वाला जो बाकी टाइम में। तो फॉर एग्जाम्पल आपका मन जैसे ही डिविएट हो रहा है उस नेगेटिविटी के अंदर, आपको कोई ना कोई चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर आपने माइंड